दिल्ली की सल्तनत अपने चरम पर थी और शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और विद्वत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। दीवाना में आज एक विशेष चहल पहल थी। सुनहरी धूप संगमरमरी फर्श पर छन छन करा रही थी और हवा में गुलाब जल की मीठी सुगंध फैली हुई थी। अमीर, उमरा, मनसबदार और विभिन्न कलाओं के गुणीजन अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे। शहंशाह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में नकीबों ने पुकारा, बादब, बामुलाहिजा, होशियार। शहंशाहेंद, जिल्लिलाही, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। पूरा दरबार अदब से खड़ा हो गया। बादशाह अकबर अपने शाही अंदाज में तख्त-ए-ताउस की ओर बढ़े और विराजमान हुए। उनके चेहरे पर एक स्वाभाविक तेज और आंखों में प्रजा के प्रति स्नेह झलक रहा था। कार्यवाही शुरू होने से पहले ही मुख्य द्वारपाल ने आकर सूचना दी, आलम पनाह, ईरान के शाह तहमास्प के विशेष दूत मिर्जा कामरान आपसे मिलने की इजाजत चाहते हैं। अकबर ने प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दी। ईरान से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना सल्तनत के लिए महत्वपूर्ण था। मिर्जा कामरान एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी रेशमी ईरानी लिबास में सजे दरबार में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर बुद्धिमत्ता और अनुभव की झलक थी। उन्होंने झुककर 3 बार शाही सलाम किया और शाह ईरान का मैत्री संदेश और कुछ बहुमूल्य उपहार अकबर को भेंट किए। अकबर ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मिर्जा कामरान, आपका हिंदुस्तान की सरजमी पर स्वागत है। शाह तहमास्प की खैरियत और उनके भेजे तोहफों के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है आपकी यात्रा आरामदायक रही होगी। मिर्जा कामरान ने अदब से जवाब दिया, जहांपनाह, आपकी मेहमानवाजी और आपके मुल्क की खूबसूरती देखकर दिल बाग बाग हो गया। शाह तहमास्प ने आपकी और आपके दरबार की बुद्धिमत्ता के किस्से बहुत सुने हैं, खासकर आपके नवरत्नों की, जिनमें राजा बीरबल का नाम विशेष आदर से लिया जाता है। बीरबल, जो दरबार में हमेशा की तरह अपनी शांत मुस्कान के साथ मौजूद थे, ने विनम्रता से सिर झुकाया। मिर्जा कामरान ने आगे कहा, आलम पनाह, हमारे मुल्क में एक पुरानी रवायत है कि जब विद्वानों की महफिल सजे तो ज्ञान और बुद्धि का आदान प्रदान पहेलियों और गूढ़ प्रश्नों के माध्यम से भी होता है। यदि आपकी इजाजत हो तो मैं आपके सम्मानित दरबार के समक्ष एक पहेली रखना चाहूंगा। ये पहेली हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध है और इसे हल करने वाले को अत्यंत बुद्धिमान माना जाता है। अकबर को यह प्रस्ताव रुचिकर लगा। उनके दरबार में अक्सर ऐसे बौद्धिक मुकाबले होते रहते थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मिर्जा साहब, हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है। आप अपनी पहेली पेश करें। हमारे दरबारी अपनी पूरी क्षमता से उसे हल करने का प्रयास करेंगे। मिर्जा कामरान के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान फैल गई। उन्होंने अपनी गहरी और सधी हुई आवाज में पहेली कही, वो क्या है जिसके पास दिल नहीं पर धड़कता है, पैर नहीं पर चलता है और रास्ता नहीं भटकता है, जुबान नहीं पर ऐसी बातें कहता है जो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। पहेली सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। पहेली सरल लग रही थी, पर उसके हर अंश पर खरा उतरने वाला जवाब ढूंढना मुश्किल था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक विद्वान पंडित ने कहा, आलम पनाह, शायद इसका उत्तर नदी है। नदी का दिल नहीं पर उसकी लहरें धड़कती सी लगती है, पैर नहीं पर चलती है और सागर तक पहुंचने का रास्ता नहीं भटकती। उसकी कलकल ध्वनि बातों जैसी लगती है, जो कभी सुखद होती है तो कभी बाढ़ के समय दुखद। मिर्जा कामरान ने सिर हिलाया, पंडित जी, आपका प्रयास सराहनीय है, पर नदी की बातें हंसाती या रुलाती नहीं और धड़कना भी उतना सटीक नहीं। फिर मुल्ला दो प्याजा, जो अपनी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, बोले, हुजूर, मुझे लगता है ये समय है। समय का दिल नहीं पर वो निरंतर धड़कता रहता है, पैर नहीं पर सदा चलता रहता है और कभी नहीं भटकता। समय अच्छी और बुरी यादें लाता है, जो हंसाती और रुलाती है,
मिर्जा कामरान ने कहा, मुल्ला जी, आपकी कल्पना अच्छी है, पर समय की कोई स्पष्ट बातें नहीं होती जिसे सुनकर हंसी या रोना आए। ये थोड़ा अमूर्त है। कई और दरबारियों ने अपने अपने अनुमान लगाए। किसी ने हवा कहा, किसी ने किस्मत, किसी ने संगीत, लेकिन कोई भी जवाब मिर्जा कामरान को संतुष्ट नहीं कर सका। हर जवाब में कोई न कोई कमी रह जाती थी। अकबर के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। उन्हें अपने दरबार की प्रतिष्ठा का सवाल लग रहा था। उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी, जो अब तक शांत खड़े सब सुन रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी, मानो वो किसी गहरे विचार में डूबे हों। बीरबल, अकबर ने कहा, पूरा दरबार इस पहेली के आगे निरुत्तर है। क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? हमें निराश मत करना। बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलम पनाह और मोहतरम मेहमान मिर्जा कामरान साहब, पहेली वास्तव में गूढ़ है और सोचने पर विवश करती है। यदि आप मुझे कुछ समय दें तो शायद मैं इसका संतोषजनक उत्तर ढूंढ पाऊं। मिर्जा कामरान ने कहा, राजा बीरबल, हमने आपकी बुद्धिमत्ता के बहुत चर्चे सुने हैं। हम आपको कल सुबह तक का समय देते हैं। उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। अकबर ने भी सहमति दी। दरबार उस दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। अगले दिन दीवान आम में वही उत्सुकता का माहौल था। मिर्जा कामरान अपने स्थान पर विराजमान थे और उनकी आंखों में एक चुनौती का भाव था। अकबर भी सिंहासन पर आसीन थे और उनकी सारी उम्मीदें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके हाथ में एक छोटा सा सजा हुआ संदूक था। उन्होंने उसे अपने सामने रख दिया। राजा बीरबल, मिर्जा कामरान ने पूछा, क्या आपको हमारी पहेली का हल मिल गया? बीरबल मुस्कुराए। मिर्जा साहब, आपकी पहेली ने रात भर मुझे सोचने पर मजबूर किया। मुझे लगता है मैंने उसका उत्तर ढूंढ लिया है। पूरा दरबार सांस रोके बीरबल को देख रहा था। बीरबल ने कहना शुरू किया, आपकी पहेली थी। वो क्या है जिसके पास दिल नहीं पर धड़कता है, पैर नहीं पर चलता है और रास्ता नहीं भटकता है, जुबान नहीं पर ऐसी बातें कहता है जो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है? उन्होंने उस छोटे संदूक की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका उत्तर जहांपनाह और मिर्जा साहब है, एक पत्र या खत। दरबार में एक क्षण के लिए खामोशी छा गई। फिर कानाफूसी शुरू हो गई। पत्र? ये कैसे हो सकता है? मिर्जा कामरान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उन्होंने कहा, राजा बीरबल, कृपया विस्तार से समझाएं कि आपका उत्तर हमारी पहेली की सभी शर्तों को कैसे पूरा करता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जरूर मिर्जा साहब। पहला अंश, जिसके पास दिल नहीं पर धड़कता है। एक पत्र निर्जीव वस्तु है, उसके पास मांस का दिल नहीं होता, लेकिन जब कोई प्रियजन दूर से खत भेजता है या जब किसी महत्वपूर्ण समाचार का इंतजार होता है तो पत्र को हाथ में लेते ही पाने वाले का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पत्र में लिखी बातें, चाहे वे खुशी की हो या गम की, पाठक के दिल की धड़कनों को बढ़ा देती है। कभी कभी पत्र में ऐसी खबर होती है जिसे पढ़कर दिल बैठ जाता है, या उम्मीद की कोई किरण देखकर दिल बल्लियों उछलने लगता है। इस प्रकार पत्र स्वयं न धड़कते हुए भी दूसरों के दिलों को धड़काने का मादा रखता है। मिर्जा कामरान ध्यान से सुन रहे थे। उनके चेहरे के भाव बदलने लगे थे। बीरबल ने जारी रखा, दूसरा अंश, पैर नहीं पर चलता है और रास्ता नहीं भटकता है। पत्र के कोई पैर नहीं होते, वो स्वयं चल नहीं सकता, लेकिन उसे एक हरकारा या संदेशवाहक एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। वो मीलों का सफर तय करता है, पहाड़ों और नदियों को पार करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि उस पर सही पता लिखा हो तो वो कभी अपना रास्ता नहीं भटकता और ठीक उसी व्यक्ति तक पहुंचता है जिसके लिए वह लिखा गया है। चाहे कितना भी लंबा सफर हो, वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही जाता है। अब मिर्जा कामरान के चेहरे पर प्रशंसा के भाव स्पष्ट दिखने लगे थे।
दरबार के अन्य सदस्य भी बीरबल की व्याख्या से प्रभावित हो रहे थे। बीरबल ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, और तीसरा अंश जुबान नहीं, पर ऐसी बातें कहता है जो कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। पत्र की कोई भौतिक जुबान नहीं होती, वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसमें लिखे शब्द हजारों बातें कह जाते हैं। एक पत्र में किसी के जन्म की खुशखबरी हो सकती है, जिसे पढ़कर होठों पर मुस्कान खिल जाती है। किसी की शादी का निमंत्रण हो सकता है, जो मन में उल्लास भर देता है। किसी की सफलता का समाचार हो सकता है, जो गर्व से सीना चौड़ा कर देता है। उसी प्रकार एक पत्र में किसी की बीमारी की खबर हो सकती है, जो आंखों में आंसू ला देती है। किसी प्रियजन के बिछड़ने का दुखद समाचार हो सकता है, जो हृदय को विदीर्ण कर देता है। किसी असफलता या निराशा की कहानी हो सकती है, जो मन को भारी कर देती है। कभी कभी प्रेम पत्र में लिखी बातें प्रेमी को हंसाती है, तो विरह पत्र रुलाता है। इस प्रकार बिना जुबान के भी एक पत्र अनगिनत भावनाओं को व्यक्त करता है और पाठक को हंसाने और रुलाने की अद्भुत शक्ति रखता है। बीरबल ने अपनी बात समाप्त करके मिर्जा कामरान और बादशाह अकबर की ओर देखा। पूरे दरबार में कुछ क्षणों के लिए निस्तब्धता छाई रही। फिर मिर्जा कामरान अपनी जगह से उठे। उनकी आंखों में असीम प्रशंसा और आश्चर्य का भाव था। वो धीरे धीरे बीरबल के पास आए। राजा बीरबल, राजा बीरबल, उन्होंने कहा, मैं निशब्द हूं। आपने न केवल हमारी पहेली का सही उत्तर दिया है, बल्कि जिस खूबसूरती और गहराई से आपने हर पहलू की व्याख्या की है, वो अद्भुत है। मैंने ये पहेली कई देशों के बड़े बड़े विद्वानों के समक्ष रखी, पर ऐसा सटीक और संतोषजनक उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। आपकी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह, आपके नवरत्न वास्तव में रत्न है, और राजा बीरबल तो कोहिनूर है। ईरान का शाह आपके दरबार की इस प्रतिभा को देखकर अत्यंत प्रसन्न होगा। बादशाह अकबर का चेहरा गर्व से दमक उठा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारी और हमारे दरबार की लाज रख ली। तुम्हारी बुद्धिमत्ता की जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम है। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य रत्नों से जड़ा एक हार पुरस्कार स्वरूप दिया और मिर्जा कामरान को भी शाही सम्मान के साथ विदा किया गया। मिर्जा कामरान जब ईरान लौटे तो उन्होंने बादशाह अकबर के दरबार और विशेष रूप से बीरबल की बुद्धिमत्ता के किस्से अपने शाह को सुनाए, जिससे दोनों सल्तनतों के बीच संबंध और भी प्रगाढ़ हुए। उस दिन के बाद मेहमान की पहेली की कहानी दूर दूर तक फैल गई और ये बीरबल की असंख्य बुद्धिमत्तापूर्ण कथाओं में एक और सुनहरा अध्याय जोड़ गई, जो ये दर्शाती थी कि सच्ची प्रज्ञा केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि उसे सही समय पर, सही तरीके से और मानवीय भावनाओं की गहरी समझ के साथ प्रस्तुत करने में निहित है। कहानी 2। आगरा शहर अपनी शानो शौकत और व्यापारिक गतिविधियों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। बादशाह अकबर के न्यायप्रिय शासन में प्रजा सुखी थी, परंतु हर समाज में कुछ लालची और धूर्त लोग भी होते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देने से नहीं चूकते। ऐसा ही एक व्यापारी था सेठ लक्ष्मीचंद, जो बाहर से जितना धर्मात्मा और परोपकारी दिखता था, अंदर से उतना ही कपटी और बेईमान था। उसकी मीठी बातों और चिकनी चुपड़ी व्यवहार के जाल में न जाने कितने भोले भाले लोग फंसकर अपनी गाढ़ी कमाई लुटा चुके थे। उन्हीं दिनों आगरा के पास एक छोटे से गांव में रहता था गरीब किसान हरिदास। हरिदास अत्यंत परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी छोटी सी खेती थी, जिससे बमुश्किल उसके परिवार का गुजारा हो पाता था। इस वर्ष सूखे की मार ने उसकी फसल चौपट कर दी थी। घर में खाने के लाले पड़ने लगे थे और उसकी बेटी का विवाह भी सिर पर था। चिंतित हरिदास ने अपनी पत्नी से सलाह की। पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, स्वामी, मेरे पास मां की दी हुई एक पुरानी सोने की नथ है, उसे बेचकर कुछ तो सहारा मिलेगा। हरिदास भारी मन से वो नथ लेकर आगरा शहर आया। उसे किसी ने बताया था कि सेठ लक्ष्मीचंद पुराने आभूषण अच्छे दाम पर खरीदता है।
हरिदास सीधा सेठ लक्ष्मीचंद की भव्य हवेली जैसी दुकान पर पहुंचा। दुकान में मखमली गद्दे बिछे थे, दीवारों पर सुंदर चित्रकारी थी और हवा में इत्र की मनमोहक सुगंध तैर रही थी। सेठ लक्ष्मीचंद अपने आसन पर बैठा ग्राहकों से घिरा हुआ था। उसकी तोंद समृद्धि का प्रमाण दे रही थी और उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थी। अपनी बारी आने पर हरिदास ने सकुचाते हुए अपनी नथ सेठ के सामने रखी। सेठ लक्ष्मीचंद ने नथ को तिरछी आंखों से देखा, फिर उसे अपने हाथ में लेकर ऐसे घुमाया जैसे वो कोई मामूली सी वस्तु हो। वो गहरी आवाज में बोला, किसान, ये नथ तो बहुत पुरानी और घिसी हुई है। सोना भी इसमें नाम मात्र का है। इसका क्या ही मूल्य मिलेगा तुम्हें? हरिदास का दिल बैठ गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सेठ जी, ये मेरी मां की निशानी है और शुद्ध सोने की है। मुझे अपनी बेटी के विवाह के लिए धन की सख्त आवश्यकता है। कृपा करके इसका उचित मूल्य दे दीजिए। सेठ लक्ष्मीचंद मन ही मन मुस्कुराया। उसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को ठगने में विशेष आनंद आता था। उसने कहा, देखो भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूं। चलो, तुम्हारी खातिर मैं इसके 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। इससे अधिक इसकी कीमत नहीं। हरिदास जानता था कि नथ की कीमत इससे कहीं अधिक है। कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं तो अवश्य मिलनी चाहिए थी, परंतु वो विवश था। बेटी के विवाह की चिंता उसे खाए जा रही थी। उसने भारी मन से हामी भर दी। सेठ लक्ष्मीचंद ने अपने मुनीम को इशारा किया और 50 मुद्राएं हरिदास को दिलवा दी। पैसे लेकर हरिदास जैसे ही दुकान से निकलने लगा, सेठ लक्ष्मीचंद ने उसे आवाज दी, अरे किसान, 1 मिनट रुको। हरिदास रुका। सेठ ने अपनी तिजोरी से एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर निकाला। वो पत्थर सूरज की रोशनी में अद्भुत आभा बिखेर रहा था। ये देखो, सेठ ने रहस्यमयी ढंग से कहा, ये एक बेशकीमती हीरा है। मुझे ये एक विदेशी व्यापारी से बहुत सस्ते में मिला है। इसकी असली कीमत कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राएं है। तुम भले आदमी लगते हो और तुम्हारी बेटी का विवाह भी है। मैं ये तुम्हें सिर्फ 200 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। इसे बेचकर तुम आसानी से 300-400 मुद्राओं का लाभ कमा सकते हो और अपनी बेटी का विवाह धूमधाम से कर सकते हो। हरिदास की आंखें चमक उठीं। 50 मुद्राएं उसके पास थी। उसने सोचा, अगर ये हीरा सचमुच इतना कीमती है तो उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। उसने सेठ से पूछा, सेठ जी, क्या ये सचमुच असली हीरा है? सेठ लक्ष्मीचंद ने बनावटी गंभीरता से कहा, अरे भाई, मुझ पर विश्वास नहीं? मैं वर्षों से जवाहरात का काम कर रहा हूं। ये हीरा तुम्हारी किस्मत बदल देगा। उसने हीरे को एक मखमली कपड़े में लपेटकर हरिदास को दिखाया। उसकी चमक और सेठ की बातों ने हरिदास को मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने अपनी 50 मुद्राएं और गांव वापस जाकर अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी और कुछ उधार लेकर कुल 200 स्वर्ण मुद्राएं इकट्ठी की और सेठ लक्ष्मीचंद को देकर वो हीरा खरीद लिया। खुशी से फूला न समाता हरिदास गांव लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी भी खुश हुई कि अब उनकी बेटी का विवाह अच्छे से हो जाएगा। अगले दिन हरिदास उस हीरे को लेकर शहर के एक अन्य जौहरी के पास गया ताकि उसे बेचकर मुनाफा कमा सके। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा, उसे परखा और फिर हंसते हुए बोला, अरे भले आदमी, ये कहां से उठा लाए? ये हीरा नहीं, कांच का एक टुकड़ा है जिसे बड़ी सफाई से तराशा गया है। इसकी कीमत 2 स्वर्ण मुद्राएं भी नहीं। ये सुनकर हरिदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर वज्रपात कर दिया हो। वो समझ गया कि सेठ लक्ष्मीचंद ने उसके साथ धोखा किया है। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो सीधा सेठ लक्ष्मीचंद की दुकान पर पहुंचा और रोते हुए बोला, सेठ जी, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। ये हीरा नहीं, कांच का टुकड़ा है। मेरे पैसे वापस कर दीजिए। सेठ लक्ष्मीचंद ठाका मारकर हंसा। कैसा पैसा? कौन सा हीरा? मैंने तुम्हें कोई हीरा नहीं बेचा।
तुम झूठ बोल रहे हो। दफा हो जाओ यहां से, वरना पहरेदारों को बुलाकर बाहर फिकवा दूंगा, उसने धूर्तता से कहा। हरिदास गिड़गिड़ाता रहा, परंतु सेठ टस से मस न हुआ। निराश और हताश हरिदास सोचने लगा कि अब क्या करे। तभी उसे किसी ने सलाह दी कि वो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल से फरियाद करे। बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। अगले दिन हरिदास फटे पुराने कपड़ों में बादशाह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। उसकी आंखों में निराशा और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसने रो रो कर अपनी सारी व्यथा बादशाह और बीरबल को सुनाई। बादशाह अकबर को सेठ लक्ष्मीचंद की इस नीच हरकत पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने हरिदास को शांत किया और कहा, किसान, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। बीरबल ने सेठ लक्ष्मीचंद को तुरंत दरबार में हाजिर करने का आदेश दिया। सेठ लक्ष्मीचंद अकड़ता हुआ दरबार में आया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक मामूली किसान की शिकायत पर उसे बादशाह के दरबार में तलब किया जाएगा। बीरबल ने सेठ से पूछा, सेठ लक्ष्मीचंद, क्या तुम इस किसान हरिदास को पहचानते हो? सेठ ने लापरवाही से कहा, हाँ हुजूर, ये कल मेरी दुकान पर अपनी कोई पुरानी नथ बेचने आया था। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने इससे 200 स्वर्ण मुद्राएं लेकर इसे एक कीमती हीरा बेचा था? सेठ लक्ष्मीचंद तुरंत मुकर गया, नहीं हुजूर, बिल्कुल नहीं। ये किसान सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने इसे कोई हीरा नहीं बेचा। ये मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हरिदास चिल्लाया, नहीं जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है। इसने मुझे धोखा दिया है। बीरबल ने दोनों को शांत किया। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराए। उनके दिमाग में एक योजना आ चुकी थी। बीरबल ने सेठ लक्ष्मीचंद से कहा, सेठ जी, आप आगरा के एक प्रतिष्ठित व्यापारी हैं और जवाहरात के बड़े पारखी माने जाते हैं। हम आपकी विशेषज्ञता का लाभ उठाना चाहते हैं। सेठ लक्ष्मीचंद ये सुनकर फूला नहीं समाया। उसने सोचा, बीरबल भी उसकी काबिलियत मानते हैं। वो बोला, जी हुजूर, आज्ञा कीजिए। बीरबल ने कहा, हमें कुछ जवाहरात मिले हैं। हम चाहते हैं कि आप उनकी परख करें और उनकी कीमत बताएं। लेकिन एक शर्त है, आपको हर पत्थर को देखकर तुरंत उसकी कीमत बतानी होगी, बिना किसी औजार का इस्तेमाल किए, सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर। सेठ लक्ष्मीचंद अपनी विशेषज्ञता दिखाने को उतावला था। उसने कहा, मुझे स्वीकार है हुजूर। बीरबल ने एक सिपाही को इशारा किया। सिपाही एक छोटी सी मखमली थैली लेकर आया। बीरबल ने उसमें से एक एक करके पत्थर निकालने शुरू किए। पहला पत्थर, एक साधारण सा दिखने वाला चमकहीन पत्थर। बीरबल, सेठ जी, इसकी कीमत? सेठ तिरस्कार से, ये तो मामूली पत्थर है, 2-4 आने से ज्यादा नहीं। दूसरा पत्थर, थोड़ा चमकदार लाल रंग का। बीरबल, और ये? सेठ, ध्यान से देखकर, ये लालड़ी है, शायद 10 स्वर्ण मुद्राएं। तीसरा पत्थर। बीरबल ने हरिदास से वो हीरा लिया जो सेठ ने उसे बेचा था और उसे सेठ के सामने रखा, लेकिन उसे ये नहीं बताया कि ये हरिदास का है। बीरबल, सेठ जी, इस पत्थर के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसकी चमक तो अद्भुत है। सेठ लक्ष्मीचंद ने उस पत्थर को देखा। वो तुरंत पहचान गया कि ये वही कांच का टुकड़ा है जो उसने हरिदास को बेचा था। लेकिन अब वो अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन कर रहा था और बादशाह के सामने था। अगर वो इसे कांच का टुकड़ा कहता तो सवाल उठता कि उसने हरिदास को ये हीरा कहकर क्यों बेचा, और अगर वह इसे कीमती बताता तो वो अपनी ही बात में फंस जाता। वो थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसने सोचा कि बीरबल उसकी चाल नहीं समझ पाएंगे। उसने अपनी धूर्तता का प्रयोग करते हुए कहा, हुजूर, ये पत्थर तो सचमुच अद्भुत है। ये निस्संदेह एक दुर्लभ हीरा है। इसकी कटाई, इसकी चमक, इसकी शुद्धता, ये कम से कम 500 स्वर्ण मुद्राओं का होगा, शायद उससे भी अधिक।
उसने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए पत्थर की बनावटी तारीफों के पुल बांध दिए। जैसे ही सेठ ने ये कहा, बीरबल मुस्कुराए। दरबार में उपस्थित सभी लोग सेठ की ओर देखने लगे। बीरबल ने हरिदास की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ लक्ष्मीचंद, ये वही पत्थर है जिसे आपने कल इस गरीब किसान को 200 स्वर्ण मुद्राओं में बेशकीमती हीरा बताकर बेचा था, और आज आप स्वयं दरबार में इसे 500 स्वर्ण मुद्राओं का बता रहे हैं। और जब ये किसान आपके पास शिकायत लेकर गया तो आपने इसे पहचानने से भी इनकार कर दिया और कहा कि ये कांच का टुकड़ा है। बीरबल ने आगे कहा, आपने इसे ये पत्थर हीरा कहकर बेचा, ये सोचकर कि गरीब किसान की कौन सुनेगा। आपने इसकी नथ भी कौड़ियों के दाम खरीदी। आज जब आपको लगा कि ये पत्थर बादशाह के खजाने का हो सकता है तो आपने इसकी कीमत आसमान पर पहुंचा दी। सेठ लक्ष्मीचंद का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी सारी चतुराई धरी की धरी रह गई। वो समझ गया कि वो बीरबल की चाल में फंस चुका है। वो कांपने लगा और बादशाह अकबर के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। बादशाह अकबर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने आदेश दिया, इस धोखेबाज व्यापारी की सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। इसे हरिदास को 200 स्वर्ण मुद्राओं के बदले 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी, और जो नथ इसने 50 मुद्राओं में खरीदी थी उसके बदले 200 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। साथ ही इसे 1 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी जाती है ताकि भविष्य में कोई व्यापारी किसी गरीब और भोले भाले इंसान को ठगने का साहस न कर सके। हरिदास को न्याय मिल चुका था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और बादशाह अकबर का लाख लाख धन्यवाद किया। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया था। सेठ लक्ष्मीचंद अपने ही बुने जाल में फंसकर अपने कर्मों का फल पा चुका था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है और धोखा एवं बेईमानी का अंत बुरा ही होता है। कहानी 3। एक खुशनुमा सुबह आगरा के शाही बाग में अकबर अपने नवरत्नों के साथ टहल रहे थे। फूलों की सुगंध और पक्षियों का कलरव वातावरण को और भी मनोहर बना रहा था। अकबर आज विशेष रूप से प्रसन्नचित्त थे। अचानक उन्हें शरारत सूझी। वे बीरबल की ओर मुड़े, जिनकी आंखों में हमेशा एक शरारती चमक रहती थी, और कहा, बीरबल, हमने सुना है तुम बहुत बुद्धिमान हो और किसी को भी अपनी बातों से भ्रमित कर सकते हो। क्या तुम हमें यानी हिंदुस्तान के शहंशाह को मूर्ख बना सकते हो? दरबार में उपस्थित अन्य मंत्रीगण ये सुनकर चौंक गए। बादशाह को मूर्ख बनाने की बात सोचना भी गुस्ताखी थी। उन्हें लगा कि बीरबल या तो विनम्रता पूर्वक मना कर देंगे या कोई घुमावदार जवाब देंगे, परंतु बीरबल, जो ऐसी चुनौतियों के लिए हमेशा तैयार रहते थे, मुस्कुराए और कहा, आलमपना, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर। मैं प्रयास अवश्य करूंगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए होगी। अकबर को बीरबल का आत्मविश्वास देखकर कौतूहल हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें कितना समय चाहिए और कैसी सहायता की आवश्यकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए और सहायता बस इतनी कि जब मैं आपसे कुछ करने को कहूं तो आप बिना कोई प्रश्न किए वैसा ही करें। आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। अकबर ने सोचा, देखते हैं बीरबल क्या गुल खिलाते हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, मंजूर है बीरबल, हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, परंतु याद रहे, यदि तुम हमें मूर्ख न बना सके तो सजा के लिए भी तैयार रहना। जो आज्ञा जहांपनाह, बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। अगले 7 दिन दरबार में बड़ी अजीब गतिविधियां देखने को मिली, जिनका केंद्र बिंदु बीरबल और बादशाह अकबर थे। पहला दिन बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि वे पूरे दिन अपने बाएं हाथ से ही सारे काम करें, दाहिने हाथ का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। अकबर को यह बड़ा अटपटा लगा।
विशेषकर जब उन्हें राजकीय पत्रों पर हस्ताक्षर करने थे या भोजन करना था। उन्होंने कई बार अपना दाहिना हाथ उठाने की कोशिश की, पर बीरबल की शर्त याद करके रुक गए। दरबारियों को यह देखकर बड़ी हंसी आ रही थी, पर वे बादशाह के डर से चुप रहे। दूसरा दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि वे पूरे दिन केवल हरे रंग के वस्त्र पहने और किसी अन्य रंग की वस्तु को स्पर्श भी न करें। अकबर के लिए यह और भी मुश्किल था। उनके महल में और दरबार में विभिन्न रंगों की वस्तुएं थी। उन्हें बड़ी सावधानी से चलना फिरना पड़ रहा था। तीसरा दिन बीरबल ने एक तोता मंगवाया और अकबर से कहा कि वे पूरे दिन इस तोते से ही बातें करें, किसी इंसान से नहीं। यदि कोई उनसे कुछ कहे तो वे उसका जवाब तोते को दें और तोता उनकी ओर से जवाब देगा, भले ही तोता केवल मिट्ठू मिट्ठू ही करता रहे। यह दृश्य अत्यंत हास्यास्पद था। मंत्रीगण गंभीर राजकीय मामलों पर चर्चा करने आते और अकबर तोते की ओर मुंह करके जवाब देते। तोता अपनी रट लगाता और मंत्रीगण भ्रमित होकर चले जाते। चौथा दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि वे दरबार में उल्टे चलें, यानी पीठ दिखाकर प्रवेश करें और पीठ दिखाकर ही बाहर जाएं। सिंहासन पर भी उन्हें उल्टे ही बैठना था, ताकि उनकी पीठ प्रजा की ओर हो और मुंह दीवार की ओर। अकबर को यह अपमानजनक लगा, पर बीरबल की शर्त के कारण वे विवश थे। पांचवा दिन बीरबल ने अकबर से अनुरोध किया कि वे पूरे दिन आंखों पर पट्टी बांधकर रहें। सेवकों के सहारे ही वे अपने दैनिक कार्य करते रहें। कई बार वे किसी चीज से टकराए भी, पर बीरबल ने पट्टी हटाने नहीं दी। छठा दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि वे पूरे दिन मौन व्रत रखें और यदि कुछ कहना हो तो केवल इशारों से समझाएं। अकबर, जो अपनी वाक्पटुता के लिए जाने जाते थे, के लिए यह अत्यंत कठिन था। उनके इशारे अक्सर कोई समझ नहीं पाता था, जिससे बड़ी हास्यास्पद स्थितियां उत्पन्न होती थी। सातवां दिन बीरबल ने अकबर से कहा कि वे आज पूरे दिन एक पैर पर खड़े रहें, दूसरा पैर जमीन पर नहीं टिकना चाहिए। अकबर ने कुछ देर तक प्रयास किया, पर जल्द ही थक गए। बीरबल ने उन्हें एक ऊंची चौकी पर बैठने की अनुमति दी, पर शर्त यह थी कि उनका एक पैर हवा में ही लटका रहे। इन 7 दिनों में अकबर ने बीरबल की हर अजीबोगरीब आज्ञा का पालन किया। वे मन ही मन कुढ़ते भी रहे और सोचते भी रहे कि बीरबल आखिर करना क्या चाहता है। उन्हें लगने लगा था कि शायद बीरबल उन्हें मूर्ख बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे और ये सब समय व्यर्थ करने की तरकीब है। पर्दा उठता है, मूर्ख कौन? 8वें दिन सुबह जब दरबार लगा तो अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर थकान और थोड़ी झुंझलाहट थी। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, 1 सप्ताह पूरा हो गया। तुमने हमसे कई ऊटपटांग काम करवाए। अब बताओ, क्या तुम हमें मूर्ख बना पाए? हमें तो नहीं लगता। बीरबल मुस्कुराए और अदब से झुके। आलमपना, गुस्ताखी माफ हो, परंतु मैंने आपको मूर्ख बना दिया। अकबर चौंके। कैसे? हमने तो तुम्हारी हर बात मानी, ये सोचकर कि तुम कोई बुद्धिमानी की योजना बना रहे हो। इसमें मूर्ख बनने वाली क्या बात हुई? बीरबल ने कहा, हुजूर, जरा गौर फरमाइए। पिछले 7 दिनों से आप, हिंदुस्तान के शहंशाह, एक साधारण दरबारी के कहने पर बिना कोई प्रश्न किए, बिना कोई कारण जाने ऐसे ऐसे कार्य करते रहे जिनका कोई अर्थ नहीं था, कोई तुक नहीं था। आपने अपना बायां हाथ इस्तेमाल किया, केवल हरे वस्त्र पहने, तोते से बातें की, उल्टे चले, आंखों पर पट्टी बांधी, मौन व्रत रखा और एक पैर पर खड़े रहे। क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति बिना किसी ठोस कारण के ऐसे निरर्थक कार्य करेगा, केवल इसलिए कि किसी ने उससे ऐसा करने को कहा है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी अवाक रह गए। बीरबल की बात में दम था। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, हुजूर, किसी की आज्ञा का पालन करना अच्छी बात है, परंतु जब कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी विश्वासपात्र क्यों न हो, आपसे ऐसे कार्य करने को कहे जो तर्कहीन और निरर्थक हो, और आप बिना सोचे समझे, बिना उसकी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न उठाए,
केवल अंधविश्वास या वचनबद्धता के कारण उन्हें करते चले जाएं, तो क्या ये एक प्रकार की मूर्खता नहीं है? बीरबल ने थोड़ा रुककर कहा, आलमपना, मेरा उद्देश्य आपका अपमान करना कदापि नहीं था। मैं तो केवल यह सिद्ध करना चाहता था कि कभी कभी हम किसी पर इतना अधिक विश्वास कर लेते हैं कि हम उसकी हर बात को सही मान लेते हैं, भले ही वो कितनी भी बेतुकी क्यों न हो। एक शासक को सदैव अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए और किसी भी आज्ञा या सलाह को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो उसके कितने ही प्रिय व्यक्ति से क्यों न मिली हो। अकबर बीरबल की बातें सुनकर पहले तो गंभीर हुए, फिर उनके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और देखते ही देखते वे जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी में कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि एक समझ और प्रशंसा का भाव था। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने हंसते हुए कहा, तुमने तो सचमुच हमें निरुत्तर कर दिया। तुमने न केवल अपनी बात सिद्ध की, बल्कि हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया, और वो भी इतने मनोरंजक ढंग से। हम स्वीकार करते हैं कि इन 7 दिनों में हमने अपने विवेक का उतना प्रयोग नहीं किया जितना करना चाहिए था, केवल तुम्हारे वचन का मान रखने के लिए। अकबर ने आगे कहा, तुमने हमें मूर्ख तो बनाया, परंतु इस मूर्खतास में भी एक गहरी बुद्धिमानी छिपी थी। यह सही है कि एक शासक को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए और किसी भी बात को आंख मूंद कर नहीं मान लेना चाहिए। दरबार में उपस्थित अन्य मंत्रीगण भी बीरबल की चतुराई और अकबर की उदारता देखकर दंग रह गए। वे समझ गए थे कि बीरबल ने बादशाह को मूर्ख बनाने का जो नाटक किया, उसका उद्देश्य केवल हसी मजाक और एक सूक्ष्म सीख देना था। उपसंहार और सीख। अकबर ने बीरबल को इनाम देने की घोषणा की, न कि सजा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। तुमने हमें जो सबक सिखाया है वो हम सदैव याद रखेंगे। ये किस्सा इस बात का प्रमाण है कि अकबर और बीरबल के बीच कितना गहरा और खुला संबंध था। बीरबल न केवल एक चतुर सलाहकार थे, बल्कि एक ऐसे मित्र भी थे जो बादशाह को मनोरंजन के साथ साथ महत्वपूर्ण जीवन दर्शन भी सिखा सकते थे, बिना किसी भय या संकोच के। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आंख मूंद कर विश्वास न करें। किसी पर भी, चाहे वो कितना भी प्रिय या सम्मानित क्यों न हो, आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अपने विवेक का प्रयोग करना आवश्यक है। तर्कहीन या निरर्थक लगने वाली बातों पर प्रश्न उठाने का साहस होना चाहिए। कभी कभी गंभीर बातें भी हल्के फुल्के और मनोरंजक ढंग से कही जा सकती है, जैसा कि बीरबल ने किया। एक अच्छा शासक न केवल आज्ञा देना जानता है, बल्कि अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना भी जानता है, जैसा कि अकबर ने किया। मित्रता का महत्व। सच्ची मित्रता में हंसी मजाक और एक दूसरे को सही मार्ग दिखाने की गुंजाइश हमेशा रहती है। बीरबल द्वारा अकबर को मजाक में मूर्ख बनाने का ये प्रसंग उनकी अनगिनत बुद्धिमत्तापूर्ण कहानियों में से एक है, जो आज भी हमें गुदगुदाती है और सोचने पर विवश करती है। ये दर्शाता है कि कैसे बुद्धिमत्ता का प्रयोग न केवल गंभीर समस्याओं को सुलझाने में, बल्कि जीवन में हास्य और विवेक का संतुलन बनाए रखने में भी किया जा सकता है। कहानी 4। आगरा के किले में दीवान-ए-खास की महफिल आज कुछ ज्यादा ही रंगीन थी। शरद ऋतु की गुलाबी ठंडक ने दस्तक दे दी थी और शाम के धुंधलके में जलते मशालों की रोशनी संगमरमरी दीवारों पर सुनहरी आभा बिखेर रही थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने चुनिंदा मंत्रियों और सलाहकारों के साथ किसी गंभीर राजकीय मसले पर चर्चा कर रहे थे। बीरबल हमेशा की तरह अपनी सहज बुद्धि और शांत स्वभाव के साथ बादशाह के दाहिने हाथ की ओर विराजमान थे, अपनी बारी आने पर अपनी राय देने के लिए तत्पर। दरबार में एक नया अमीर मिर्जा हकीम बेग भी मौजूद था। वो हाल ही में एक दूर सूबे से तरक्की पाकर राजधानी आया था। मिर्जा हकीम बेग अपनी धन दौलत, ऊंची पहुंच और थोड़ी बहुत सैन्य सफलताओं के कारण अत्यंत अहंकारी हो गया था। उसे अपनी काबिलियत पर गुमान था और वो बीरबल की बादशाह
अकबर से निकटता और उनकी सर्वव्यापी प्रशंसा से मन ही मन जलता था। उसे लगता था कि बीरबल, जो न तो कोई बड़ा योद्धा था और न ही किसी अमीर घराने से, केवल अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से बादशाह को रिझाए रखता है। चर्चा के दौरान बादशाह अकबर ने एक जटिल सीमा विवाद पर बीरबल की राय मांगी। बीरबल ने बड़ी ही विनम्रता और तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी, जिसमें कूटनीति और दूरदर्शिता का अद्भुत मिश्रण था। बादशाह अकबर उनकी सलाह से काफी प्रभावित हुए और उनकी प्रशंसा की। ये देखकर मिर्जा हकीम बेग का अहंकार और ईर्ष्या और भड़क उठी। उसे लगा कि यही सही मौका है बीरबल को नीचा दिखाने का। जब बीरबल अपनी बात समाप्त कर चुके तो हकीम बेग अचानक ऊंची आवाज में बोला, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हर छोटे बड़े मसले पर इस भाट की सलाह क्यों ली जाती है। सल्तनत के इतने बड़े बड़े अमीर और सिपह सालार मौजूद हैं, जिनके पास युद्ध और शासन का वास्तविक अनुभव है। ये तो केवल शब्दों का जाल बुनना जानता है, इसकी बातों में क्या दम है। भाट शब्द का प्रयोग बीरबल के लिए अपमानजनक था, क्योंकि उस समय भाट अक्सर राजाओं की प्रशंसा में गीत गाते थे और उन्हें चापलूस समझा जाता था। हकीम बेग का स्वर भी अत्यंत उपेक्षापूर्ण और व्यंग्यात्मक था। एक क्षण के लिए पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। बीरबल का अपमान उनके लिए असहनीय था। वे कुछ कहने ही वाले थे कि बीरबल ने बड़ी शांति से हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बीरबल के चेहरे पर क्रोध का कोई भाव नहीं था, बल्कि एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने मिर्जा हकीम बेग की ओर देखकर कहा, मिर्जा साहब, आपकी बात में दम हो सकता है। मैं तो एक साधारण बुद्धि का व्यक्ति हूं। शब्दों से खेलना ही मेरा काम है। आप जैसे अनुभवी और पराक्रमी योद्धाओं के सामने मेरी क्या बिसात। हकीम बेग को लगा कि बीरबल डर गया है। वो और भी अकड़कर बोला, हाँ हाँ, तुम जैसे लोगों को अपनी औकात समझनी चाहिए। सल्तनत के मामले तलवार और बहादुरी से हल होते हैं, लच्छेदार बातों से नहीं। बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखकर कहा, आलम पनाह, मिर्जा साहब की बातों से मुझे एक पुरानी कहानी याद आ गई। यदि आपकी इजाजत हो तो सुनाऊं। अकबर, जो अब भी हकीम बेग के व्यवहार से नाराज थे, बीरबल की इस अप्रत्याशित शांति को देखकर कुछ चकित हुए। वो जानते थे कि बीरबल कभी सीधे टकराव में नहीं उलझते, बल्कि अपनी बुद्धि से ही विरोधी को परास्त करते हैं। उन्होंने कहा, हाँ बीरबल, जरूर सुनाओ। शायद तुम्हारी कहानी से कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं। बीरबल ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था, जो अपनी ताकत और गरज के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसे अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था। उसी जंगल में एक छोटी सी लोमड़ी भी रहती थी, जो अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए जानी जाती थी। एक दिन शेर शिकार की तलाश में घूम रहा था। उसे कोई शिकार नहीं मिला और वो भूख से बेहाल हो गया। तभी उसकी नजर एक छोटी सी खरगोश पर पड़ी। शेर जैसे ही खरगोश पर झपटने वाला था, लोमड़ी बीच में आ गई। महाराज, लोमड़ी ने कहा, इस नन्हे खरगोश से आपकी भूख कैसे मिटेगी? आप तो जंगल के राजा हैं। आपके लिए तो बड़ा शिकार होना चाहिए। शेर गुस्से से गुर्राया, तो क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या खाना चाहिए? हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना तुम्हें भी चीर डालूंगा। लोमड़ी डरी नहीं। उसने कहा, महाराज, मैं तो आपका भला ही चाहती हूं। मैंने सुना है कि पास की पहाड़ी पर एक ऐसा विचित्र जानवर आया है, जो कहता है कि वो आपसे भी ज्यादा ताकतवर है और पूरे जंगल का राजा बनने आया है। वो आपकी शान में गुस्ताखी कर रहा है। शेर का अहंकार जाग उठा। क्या? कौन है वो गुस्ताख जानवर? ले चलो मुझे उसके पास। मैं आज ही उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। लोमड़ी शेर को एक पुराने गहरे कुएं के पास ले गई। उसने कहा, महाराज, वो इसी कुएं के अंदर छिपा है। वो बहुत घमंडी है, बाहर नहीं निकलता। शेर ने गुस्से में कुएं में झांका।
पानी में उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। उसे लगा कि सचमुच कोई दूसरा शेर उसे घूर रहा है। उसने जोर से दहाड़ मारी। कुएं के अंदर से भी वैसी ही दहाड़ की गूंज सुनाई दी। शेर को और गुस्सा आया। उसने सोचा, ये तो मुझे चुनौती दे रहा है। वो बिना सोचे समझे उस दूसरे शेर से लड़ने के लिए कुएं में कूद पड़ा। गहरा कुआं और पानी। शेर बाहर नहीं निकल सका और वही डूबकर मर गया। लोमड़ी ने, जो न तो शेर जितनी ताकतवर थी और न ही उसके जैसी गरज रखती थी, अपनी बुद्धि और शब्दों के सही प्रयोग से उस अहंकारी शेर का अंत कर दिया। कहानी समाप्त करके बीरबल शांत हो गए। मिर्जा हकीम बेग का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया था। वो समझ गया था कि कहानी उसी पर निशाना साध कर कही गई है। उसे अहंकारी शेर के रूप में चित्रित किया गया था। बादशाह अकबर मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानी हमेशा की तरह सारगर्भित होती है। इससे ये सबक मिलता है कि केवल शारीरिक बल या ऊंचा पद ही सब कुछ नहीं होता। बुद्धि और विवेक का स्थान इनसे कहीं ऊंचा है। और हां, शब्दों में भी बड़ी ताकत होती है। वे किसी को जीवन दे सकते हैं और किसी का विनाश भी कर सकते हैं। फिर उन्होंने मिर्जा हकीम बेग की ओर कठोर दृष्टि से देखा। मिर्जा साहब, उम्मीद है आपको बीरबल की कहानी का मर्म समझ आ गया होगा। बीरबल हमारे नवरत्नों में से एक है। उनकी बुद्धिमत्ता और वफादारी पर हमें पूरा भरोसा है। उनका अपमान सल्तनत का अपमान माना जाएगा। आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। मिर्जा हकीम बेग का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने भरे दरबार में बीरबल से माफी मांगी। राजा बीरबल, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैंने अहंकार में आपकी काबिलियत को समझने में गलती की। कृपया मुझे क्षमा कर दें। बीरबल ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, मिर्जा साहब, क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। कभी कभी अज्ञानता या गलतफहमी में ऐसी बातें हो जाती है। मेरा आपसे कोई बैर नहीं। उस दिन के बाद मिर्जा हकीम बेग ने कभी बीरबल का अपमान करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि वो मन ही मन बीरबल की बुद्धिमत्ता का कायल हो गया और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश करने लगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। बीरबल जानते थे कि मिर्जा हकीम बेग जैसे लोगों को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष प्रमाण से भी सबक सिखाना जरूरी है, ताकि उनके मन में कोई शंका न रहे। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने एक बड़ा भोज आयोजित किया, जिसमें सभी अमीर उमरा और दरबारी आमंत्रित थे। भोज के दौरान मनोरंजन के लिए कुछ करतब दिखाने वाले भी बुलाए गए थे। उनमें एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी असाधारण शारीरिक शक्ति के लिए जाना जाता था। वो भारी भारी पत्थर उठा लेता था, लोहे की मोटी सलाखें मोड़ देता था और 2 घोड़ों को एक साथ खींच सकता था। मिर्जा हकीम बेग उस पहलवान के करतब देखकर बहुत प्रभावित हुआ और जोर जोर से उसकी प्रशंसा करने लगा। उसने बीरबल की ओर व्यंग्य से देखते हुए कहा, देखिए राजा बीरबल, इसे कहते हैं असली ताकत। ये शब्दों का खेल नहीं, बल्कि फौलादी जिस्म और बाजुओं का कमाल है। सल्तनत को ऐसे ही बलशाली लोगों की जरूरत होती है। बीरबल मुस्कुराए और कहा, मिर्जा साहब, इसमें कोई शक नहीं कि ये पहलवान अत्यंत बलशाली है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि केवल शारीरिक बल ही हर समस्या का समाधान कर सकता है? हकीम बेग ने अकड़कर कहा, हां, क्यों नहीं? जहां बुद्धि काम नहीं आती, वहां बल काम आता है। बीरबल ने कहा, तो चलिए एक छोटी सी परीक्षा हो जाए। आलमपनाह यदि इजाजत दें, तो मैं इस पहलवान और मिर्जा साहब की बुद्धिमत्ता की एक छोटी सी तुलना करना चाहूंगा। अकबर उत्सुक हो गए। क्या है तुम्हारी योजना, बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यहां पास में एक बहुत भारी पत्थर रखा है, जिसे शायद ये पहलवान भी अकेला न उठा सके। मैं चाहता हूं कि पहले ये पहलवान अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे उठाने की कोशिश करे। फिर मिर्जा हकीम बेग अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके उसे उठाने का प्रयास करे। पहलवान आगे आया। उसने पत्थर को देखा।
जो वाकई बहुत बड़ा और भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उसकी मांसपेशियां तंग गई, चेहरा लाल हो गया, पसीना बहने लगा, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। कुछ देर प्रयास करने के बाद उसने हार मान ली। अब मिर्जा हकीम बेग की बारी थी। वो थोड़ा घबराया हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस विशाल पत्थर को कैसे उठाएगा। उसने बीरबल की ओर देखा, जो शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। हकीम बेग ने पत्थर के चारों ओर चक्कर लगाया, उसे धकेलने की कोशिश की, पर सब व्यर्थ। वो भी हार मानने ही वाला था। तभी बीरबल ने कहा, मिर्जा साहब, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? हकीम बेग ने निराश होकर कहा, हां, क्यों नहीं, मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझ रहा। बीरबल ने कुछ कारीगरों को बुलाया और उनसे कुछ लकड़ी के लट्ठे और रस्सियां मंगवाई। फिर उन्होंने उन कारीगरों को निर्देश देकर पत्थर के नीचे लट्ठे लगाने और रस्सियों की मदद से एक प्रकार का लीवर बनाने को कहा। कुछ ही देर में साधारण कारीगरों ने बीरबल के निर्देशानुसार व्यवस्था कर दी। अब बीरबल ने मिर्जा हकीम बेग से कहा, मिर्जा साहब, अब आप इस लीवर के एक सिरे पर हल्का सा दबाव डालें। हकीम बेग ने झिझकते हुए वैसा ही किया। और आश्चर्य, वो भारी पत्थर, जिसे पहलवान अपनी पूरी ताकत से भी नहीं हिला सका था, लीवर के सिद्धांत के कारण आसानी से थोड़ा ऊपर उठ गया। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मिर्जा हकीम बेग का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, देखिए मिर्जा साहब, जहां पहलवान का अपार शारीरिक बल विफल हो गया, वहां बुद्धि के एक छोटे से प्रयोग ने उस भारी पत्थर को भी उठा दिया। इसका अर्थ ये नहीं कि शारीरिक बल का कोई महत्व नहीं, परंतु बुद्धिमत्ता के बिना वह भी अधूरा है। सल्तनत को बलशाली योद्धाओं की भी जरूरत है और बुद्धिमान सलाहकारों की भी। दोनों का अपना अपना स्थान है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मिर्जा हकीम बेग आज सचमुच निरुत्तर था। उसका सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने बीरबल के सामने सिर झुका दिया और कहा, राजा बीरबल, आज आपने मेरी आंखें पूरी तरह खोल दी। मैं आपके ज्ञान और बुद्धिमत्ता का कायल हो गया हूं। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की थी। कृपया मुझे एक बार फिर क्षमा कर दें। बादशाह अकबर बीरबल की इस दूरदर्शिता और शांतिपूर्ण तरीके से सबक सिखाने की कला पर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, बीरबल ने आज एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक बल में नहीं, बल्कि बुद्धि, विवेक और सही समय पर सही शब्दों के प्रयोग में निहित है। मिर्जा हकीम बेग, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि बीरबल जैसे सलाहकार सल्तनत के लिए कितने अनमोल हैं। उस दिन के बाद मिर्जा हकीम बेग न केवल बीरबल का सम्मान करने लगा, बल्कि अक्सर उनसे सलाह भी लेने लगा। और बीरबल ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अपमान का बदला अपमान से नहीं, बल्कि अपनी श्रेष्ठता और बुद्धिमत्ता से लिया जाता है, जिससे अपमान करने वाला स्वयं ही लज्जित होकर सही मार्ग पर आ जाए। काही 5। एक आलस्य भरी दोपहरी थी। बादशाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे, किंतु उनके चेहरे पर एक अजीब सी ऊब और बेचैनी छाई हुई थी। राजकाज के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा चुके थे, विदेशी दूतों से मुलाकातें संपन्न हो चुकी थी, और अब दरबार में एक खामोशी सी पसर गई थी। सभी दरबारी बादशाह के अगले आदेश की प्रतीक्षा में थे, या शायद इस खामोशी के टूटने का इंतजार कर रहे थे। बादशाह की दृष्टि अनायास ही महल के बागीचे में काव-काव करते काले कौओं के एक झुंड पर जा टिकी। वे कभी इस डाल पर फुदकते, कभी उस डाल पर। उनकी कर्कश ध्वनि और काला रंग बादशाह को आज कुछ ज्यादा ही अखर रहा था। सहसा उनके मन में एक विचित्र विचार कौंधा, एक ऐसा विचार जो केवल एक सर्वशक्तिमान बादशाह के मस्तिष्क में ही उपज सकता था, जिसे अपनी प्रजा और अपने दरबारियों की क्षमताओं को परखने का शौक था। अकबर के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, बीरबल, बीरबल,
जो हमेशा की तरह बादशाह के समीप ही बैठे थे और शायद किसी गूढ़ पहेली पर मनन कर रहे थे, तुरंत चौंकन्ने हुए। जी जहांपनाह, उन्होंने अदब से सिर झुकाते हुए कहा। बीरबल, अकबर ने दोहराया। उनकी आंखों में शरारत की चमक थी। और सभी दरबारियों, ध्यान से सुनो। हमें ये काले कौए अब बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। इनका रंग निराशाजनक है। इनकी आवाज कानों को चुभती है। हम चाहते हैं कि हमारी सल्तनत के सारे कौए सफेद हो जाएं, बिल्कुल दूध की तरह उजले, हंसों की तरह मनमोहक। ये हुक्म सुनते ही पूरे दरबार में जैसे भूचाल आ गया। एक पल के लिए तो गहरा सन्नाटा छा गया, इतना गहरा कि मक्खी के भिनभिनाने की आवाज भी सुनाई दे जाए। फिर धीरे धीरे खुसर फुसर शुरू हुई। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। कुछ के चेहरे पर अविश्वास था, कुछ पर भय, और कुछ चापलूस किस्म के दरबारी तो मानो अभी से सफेद कौओं की कल्पना करके बादशाह की वाहवाही करने को आतुर थे। एक वरिष्ठ मंत्री ने हिम्मत करके कहा, लेकिन जहांपनाह, ये कैसे संभव है? कौए तो जन्म से ही काले होते हैं। प्रकृति के नियम को बदलना। अकबर ने उसे बीच में ही टोक दिया। मंत्री जी, हम कैसे होगा नहीं सुनना चाहते। हम चाहते हैं कि ये हो, और इसके लिए हम अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को ये कार्य सौंपते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। 1 महीने के भीतर आगरा के और फिर धीरे धीरे पूरी सल्तनत के कौए सफेद हो जाने चाहिए। इसके लिए जो भी संसाधन तुम्हें चाहिए हो, राजकोष से तुम्हें मिलेंगे। बीरबल शांत खड़े रहे। उनके चेहरे पर न तो घबराहट थी, नहीं आश्चर्य। वे जानते थे कि बादशाह कभी कभी ऐसे ही विचित्र हुक्म दे देते हैं, जिनका उद्देश्य या तो मनोरंजन होता है या उनकी बुद्धि की परीक्षा लेना। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह का हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी पूरी योग्यता से इस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करूंगा, परंतु इसके लिए मुझे कुछ समय, कुछ कुशल सहायक और राजकोष से पर्याप्त धन की आवश्यकता होगी। स्वीकृत है, अकबर ने उदारतापूर्वक कहा। तुम्हें जो चाहिए मिलेगा, पर याद रहे, 1 महीने बाद हम हर कौए को सफेद देखना चाहते हैं। दरबार बर्खास्त हुआ। सभी दरबारी बीरबल को सहानुभूति और जिज्ञासा भरी नजरों से देख रहे थे। कुछ मन ही मन प्रसन्न थे कि बीरबल इस बार बुरी तरह फंसेंगे और बादशाह की नजरों से गिर जाएंगे। अगले दिन से बीरबल अपने काम में जुट गए। उन्होंने शहर के सबसे कुशल रंगरेजों, पक्षी पकड़ने वालों और विभिन्न कारीगरों को बुलवाया। एक बड़ी सी खुली जगह पर कई बड़े बड़े हौज बनवाए गए, जिनमें सफेद चूने और अन्य सफेद रंग घोलने की व्यवस्था की गई। पक्षी पकड़ने वालों की टोलियां शहर भर में जाल और पिंजरे लेकर फैल गई। शुरुआत में कुछ कौए पकड़े भी गए। उन्हें बड़ी सावधानी से हौज में डुबोकर सफेद रंग से रंगने की कोशिश की गई, लेकिन यह काम जितना आसान लग रहा था, उतना था नहीं। कौए अत्यंत चालाक और फुर्तीले पक्षी होते हैं। रंग लगते ही वे चीख पुकार मचाते, पंख फड़फड़ाते और रंगरेजों को अपनी चोंच और पंजों से घायल कर देते। जो कौए किसी तरह रंग भी दिए जाते, वे कुछ ही देर में अपने पंख झाड़कर या किसी तालाब में डुबकी लगाकर रंग छुड़ा देते। कुछ कौए तो रंग के प्रभाव से बीमार भी पड़ गए। पूरे आगरा शहर में ये कौओं को सफेद करने का अभियान चर्चा का विषय बन गया। लोग कौतूहलवश बीरबल के आदमियों को कौओं के पीछे भागते, उन्हें पकड़ते और रंगते देखते। गलियों और चौराहों पर सिर्फ इसी बात की चर्चा थी। बच्चे तो इस अजीब तमाशे का खूब मजा ले रहे थे। दिन बीतते गए। बीरबल के सहायक सुबह से शाम तक मेहनत करते, पर नतीजा सिफर ही रहता। कौओं की संख्या इतनी अधिक थी कि सबको पकड़ना ही असंभव था, और जो पकड़े जाते उन्हें स्थायी रूप से सफेद करना नामुमकिन लग रहा था। राजकोष का धन पानी की तरह बह रहा था, पर कौए अब भी काले के काले ही थे। काव-काव करते हुए बीरबल के प्रयासों का मखौल उड़ा रहे थे। 2 हफ्ते बीत गए। अकबर ने बीरबल को बुलाकर प्रकृति के बारे में पूछा। बीरबल ने अदब से कहा,
जहां पनाह, प्रयास जारी है। कौए बड़े ही धूर्त और प्रतिरोधी जीव है, पर हम शीघ्र ही कोई समाधान निकाल लेंगे। अकबर मुस्कुराए। हमें विश्वास है बीरबल, तुम कोई न कोई युक्ति अवश्य निकाल लोगे। बाकी दरबारी, जो बीरबल की असफलता की उम्मीद कर रहे थे, अब और भी अधीर होने लगे। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, अक्सर बादशाह के कान भरने की कोशिश करते। जहां पनाह, लगता है इस बार बीरबल की बुद्धि भी जवाब दे गई है। ये तो सरासर राजकोष का अपव्यय है। लेकिन अकबर बीरबल की क्षमताओं से परिचित थे। वे जानते थे कि बीरबल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। 1 महीने की अवधि समाप्त होने में केवल 2 दिन शेष थे। बीरबल के शिविर में अभी भी वही अफरातफरी मची हुई थी, परंतु कोई कौआ सफेद नहीं हुआ था। बीरबल शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे, मानो उनके मन में कोई और ही योजना चल रही हो। आखिरकार नियत दिन आ गया। बादशाह अकबर अपने पूरे लावलश्कर के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां बीरबल का कौआ सफेदीकरण अभियान चल रहा था। सभी दरबारी और नगर के गणमान्य नागरिक भी वहां उपस्थित थे, ये देखने के लिए कि बीरबल ने क्या चमत्कार किया है। परंतु वहां का दृश्य देखकर सब हैरान रह गए। हौज खाली पड़े थे, रंगरेज और कारीगर चुपचाप एक ओर खड़े थे, और आसमान में अब भी काले कौए ही उड़ रहे थे, अपनी कर्कश ध्वनि में मानो पूछ रहे हों, क्या हुआ हमारे सफेद होने का? अकबर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। बीरबल, ये क्या है? कौए तो अब भी काले हैं, क्या तुम्हारा प्रयास विफल हो गया? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहां पनाह, प्रयास विफल नहीं हुआ, बल्कि प्रयास ने हमें एक महत्वपूर्ण सत्य से अवगत कराया है। कैसा सत्य? अकबर ने अधीरता से पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैंने कौओं को सफेद करने के हर संभव उपाय किए। हमने उन्हें पकड़ा, रंगा, विभिन्न प्रकार के लेप लगाए, परंतु मैंने पाया कि कौए स्वयं ही सफेद नहीं होना चाहते। दरबार में एक और फुसफुसाहट फैल गई। ये क्या बकवास है? कोई बुदबुदाया। बीरबल ने अपनी बात जारी रखी। जहां पनाह, जब मैंने इस विषय में गहन शोध किया और कौओं के कुछ बुद्धिमान प्रतिनिधियों, एक कौए की ओर इशारा करते हुए जो संयोग से पास की दीवार पर बैठा था, से बात की, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण बताया। अकबर की आंखों में कौतूहल जागा। अच्छा, और क्या कारण बताया उन्होंने? बीरबल ने गंभीर मुद्रा बनाते हुए कहा। कौओं के सरदार ने मुझसे कहा, हे बुद्धिमान मंत्री, हम काले ही भले हैं। हमारे पूर्वज भी काले थे और हम भी काले ही रहना चाहते हैं, परंतु यदि बादशाह सलामत की यही इच्छा है कि हम सफेद हो जाएं, तो हमारी एक छोटी सी शर्त है। शर्त? कौओं की शर्त? अकबर को हंसी आ गई। बताओ, क्या शर्त है उनकी? बीरबल ने कहा, कौओं के सरदार ने कहा है कि वे सभी और उनके सभी साथी कौए खुशी खुशी सफेद रंग धारण कर लेंगे, परंतु उन्हें सफेद करने का अनुरोध, या यूं कहें कि उन्हें सफेद रंग में डुबोने का पवित्र कार्य एक ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी कोई झूठ न बोला हो, कभी कोई पाप न किया हो, जिसके मन में कभी किसी के प्रति दुर्भावना या ईर्ष्या न आई हो, और जिसने कभी कोई ऐसा कार्य न किया हो जिस पर उसे लेशमात्र भी पछतावा हो। जैसे ही ऐसा पवित्र और निष्कलंक व्यक्ति उन्हें स्पर्श करेगा, वे स्वतः ही दूध के समान धवल हो जाएंगे। ये सुनकर दरबार में पुनः सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं। मुझसे जाने न जाने कई भूलें हुई होंगी, इसलिए मैं इस कार्य के लिए सर्वथा अयोग्य हूं। मैंने सोचा, शायद दरबार में कोई ऐसा पुण्यात्मा व्यक्ति हो जो कौओं की इस शर्त को पूरा कर सके। बीरबल ने अपनी दृष्टि बारी बारी से सभी दरबारियों पर डाली। पहले स्वयं बादशाह अकबर आगे बढ़ने को हुए, पर जैसे ही वे कुछ कहने को हुए, उन्हें अपने जीवन के वे क्षण याद आ गए जब उन्होंने क्रोध में कोई अनुचित निर्णय लिया हो या किसी की बात को बिना सोचे समझे मान लिया हो। वे चुपचाप पीछे हट गए।
फिर एक एक कर सभी मंत्री, अमीर उमरा और दरबारी आगे आने का विचार करने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने भी सोचा कि वो स्वयं को सबसे पवित्र साबित कर सकते हैं, पर जैसे ही वो आगे बढ़े उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने बीरबल की सफलता से ईर्ष्या की थी और बादशाह के कान भरे थे। उनका चेहरा फीका पड़ गया और वे भी पीछे हट गए। अन्य दरबारियों का भी यही हाल था। किसी को अपना लालच याद आया, किसी को अपनी कायरता, किसी को अपने द्वारा किया गया कोई अन्याय। कोई भी दरबारी ऐसा नहीं था जो पूरे आत्मविश्वास के साथ ये दावा कर सके कि वो पूर्णतः निष्पाप और निष्कलंक है। काफी देर तक कोई भी सामने नहीं आया। कौए अब भी डालियों पर बैठे काव-काव कर रहे थे, मानो मनुष्यों की इस विडंबना पर हंस रहे हों। अंततः बादशाह अकबर के मुख पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। वे बीरबल की चतुराई समझ गए थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने न केवल एक असंभव कार्य को करने से राजकोष का अपव्यय होने से बचाया, बल्कि हम सभी को एक बड़ा सबक भी सिखाया है। उन्होंने दरबारियों की ओर मुड़कर कहा, यह सत्य है कि कोई भी मनुष्य पूर्णतः निष्पाप नहीं होता। हर किसी से जीवन में भूलें होती है और प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है उसे उसी रूप में स्वीकार करने में ही बुद्धिमानी है। कौए काले हैं तो उनकी सुंदरता उनके काले रंग में ही है। उन्हें सफेद करने का विचार हमारी एक क्षणिक सनक मात्र थी। बादशाह ने बीरबल को बहुमूल्य उपहारों से सम्मानित किया। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा कर रहे थे। यहां तक कि मुल्ला दो प्याजा भी मन ही मन उनकी कायल हो गए थे। यद्यपि उन्होंने इसे प्रकट नहीं होने दिया। शहर में फिर से शांति छा गई। कौए अपनी कावकाव में मस्त थे, अपने स्वाभाविक काले रंग में इतराते हुए, और ये किस्सा दरबार में हंसी और बीरबल की बुद्धिमत्ता के एक और प्रमाण के रूप में लंबे समय तक याद किया जाने लगा। बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने में नहीं, बल्कि व्यर्थ के आडंबरों और असंभव इच्छाओं के पीछे की निरर्थकता को उजागर करने में भी निहित है। कहानी 6। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही बाग में टहल रहे थे। उनके साथ बीरबल और कुछ अन्य दरबारी भी थे। बाग में कुछ आवारा कुत्ते खेल रहे थे। अकबर ने देखा कि एक कुत्ता अपनी टेढ़ी दुम को बड़े मजे से हिला रहा था। उसे देखकर अकबर के मन में एक कौतूहल जागा। उन्होंने बीरबल की ओर मुड़कर कहा, बीरबल, ये देखो इस कुत्ते की दुम, ये हमेशा टेढ़ी ही रहती है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे कुत्ते की दुम को सीधा किया जा सके? मैंने सुना है कि ये असंभव है, परंतु तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आगे क्या असंभव है? बीरबल, जो जानते थे कि बादशाह अक्सर उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मुस्कुराए और बोले, आलमपना, प्रकृति के कुछ नियम अपरिवर्तनीय होते हैं। कुत्ते की दुम का टेढ़ापन भी उसकी शारीरिक संरचना का हिस्सा है, परंतु यदि आपकी आज्ञा है तो मैं प्रयास अवश्य कर सकता हूं। कुछ दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन हंसे। उन्हें लगा कि इस बार तो बीरबल अवश्य फंसेंगे। कुत्ते की दुम सीधी करना, यह तो सरासर मूर्खतापूर्ण विचार था। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, हम तुम्हें एक सप्ताह का समय देते हैं। तुम एक कुत्ता लो और उसकी दुम को सीधा करके हमारे सामने प्रस्तुत करो। यदि तुम इसमें सफल हो गए तो हम तुम्हें भारी इनाम देंगे, और यदि असफल रहे तो। अकबर मुस्कुराए। उनका आशय स्पष्ट था कि बीरबल को थोड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। बीरबल ने महल के सिपाहियों से कहकर एक स्वस्थ आवारा कुत्ता पकड़वाया। कुत्ते की दुम, जैसा कि अपेक्षित था, टेढ़ी थी। बीरबल उसे अपने निवास स्थान पर ले गए और उसकी दुम सीधी करने के विभिन्न उपायों पर विचार करने लगे। सबसे पहले बीरबल ने कुत्ते की दुम पर तेल की मालिश की। उन्होंने सोचा कि शायद मालिश से नसें नरम पड़ जाए और दुम सीधी हो जाए। उन्होंने कई दिनों तक सुबह शाम कुत्ते की दुम पर औषधीय तेलों से मालिश की, परंतु दुम टस से मस नहीं हुई।
वो जैसे ही मालिश करना बंद करते, दुम वापस अपनी टेढ़ी अवस्था में आ जाती। फिर बीरबल ने एक और उपाय सोचा। उन्होंने एक लकड़ी का सीधा खोखला पाइप लिया और कुत्ते की दुम को सावधानी से उस पाइप के अंदर डाल दिया। उन्होंने सोचा कि यदि दुम कुछ दिनों तक सीधी अवस्था में बंधी रहेगी तो शायद वो स्थायी रूप से सीधी हो जाएगी। कुत्ते को यह प्रक्रिया पसंद नहीं आई। वो थोड़ा बेचैन हुआ, परंतु बीरबल ने उसे प्यार से सहलाया और खाने पीने को दिया। कुछ दिनों तक कुत्ते की दुम उस पाइप में बंधी रही। बीरबल नियमित रूप से देखते कि कुत्ते को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। दरबारी भी कौतूहल से पूछते रहते थे कि बीरबल की महत्वपूर्ण परियोजना कहां तक पहुंची। बीरबल बस मुस्कुराकर कह देते थे कि प्रयास जारी है। आखिरकार एक सप्ताह का समय बीत गया। दरबार लगने का समय हुआ। सभी दरबारी और स्वयं बादशाह अकबर ये देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल कुत्ते की दुम सीधी कर पाए या नहीं। बीरबल दरबार में उपस्थित हुए। उनके साथ वो कुत्ता भी था। कुत्ते की दुम अभी भी उस लकड़ी के पाइप में बंधी हुई थी, जिससे वो सीधी प्रतीत हो रही थी। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुम सफल हुए? क्या कुत्ते की दुम सीधी हो गई? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है। आप स्वयं देख सकते हैं। उन्होंने धीरे से कुत्ते की दुम से वो लकड़ी का पाइप हटाया। जैसे ही पाइप हटा, कुत्ते की दुम एक क्षण के लिए सीधी सी लगी, परंतु अगले ही पल वो एक झटका खाकर वापस अपनी चिरपरिचित टेढ़ी अवस्था में लौट आई। कुत्ता अपनी टेढ़ी दुम को खुशी से हिलाने लगा। ये देखकर दरबार में उपस्थित कुछ दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल के प्रतिद्वंद्वी थे, व्यंग्य से बोले, वाह बीरबल, वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। कुत्ते की दुम तो पहले से भी ज्यादा टेढ़ी लग रही है। अकबर भी मुस्कुरा रहे थे, परंतु उनकी मुस्कान में निराशा नहीं, बल्कि एक प्रकार का कौतुक था। वे जानते थे कि बीरबल आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। अकबर ने पूछा, बीरबल, इसका क्या अर्थ हुआ? क्या तुम्हारी सारी मेहनत व्यर्थ गई? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आलम पनाह, मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। मैंने इस प्रयोग से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है, और शायद ये सबक हम सभी के लिए उपयोगी हो सकता है। सभी दरबारी उत्सुकता से सुनने लगे कि बीरबल अब क्या कहने वाले हैं। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैंने कुत्ते की दुम को सीधा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। मैंने तेल लगाया, मैंने उसे पाइप में बांध कर रखा। जब तक वो पाइप में बंधी रही, वो सीधी रही, परंतु जैसे ही बाहरी दबाव हटा, वो अपनी स्वाभाविक अवस्था में लौट आई। उन्होंने आगे कहा, इससे यह सिद्ध होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी प्रकृति नहीं बदलती, चाहे उन पर कितना भी बाहरी दबाव डाला जाए या उन्हें बदलने का कितना भी प्रयास किया जाए। कुत्ते की दुम का टेढ़ापन उसकी प्रकृति है, उसकी शारीरिक बनावट का हिस्सा है। इसे बदलना असंभव है। बीरबल ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, ठीक इसी प्रकार जहांपनाह, कुछ मनुष्यों का स्वभाव भी होता है। कुछ लोग जन्म से ही कुटिल, बेईमान या दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। आप उन्हें कितना भी समझाने का प्रयास करें, उन्हें कितना भी दंड दें या उन्हें सुधारने के कितने भी अवसर दें, वे अपनी मूल प्रकृति को नहीं छोड़ते। जैसे ही उन पर से बाहरी नियंत्रण या दबाव हटता है, वे वापस अपने पुराने धर्रे पर लौट आते हैं। उनकी स्थिति भी इस कुत्ते की दुम जैसी ही होती है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। बीरबल का ये बुद्धिमत्तापूर्ण और दार्शनिक उत्तर सुनकर पूरा दरबार शांत हो गया। जो दरबारी पहले हंस रहे थे, वे भी अब गंभीरता से बीरबल की बातों पर विचार करने लगे। अकबर बीरबल के इस उत्तर से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल एक असंभव कार्य को करने का प्रयास किया, बल्कि उस प्रयास की असफलता से भी एक महत्वपूर्ण जीवन दर्शन प्रस्तुत कर दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम धन्य हो। तुमने एक साधारण सी लगने वाली चुनौती से भी हमें इतना गहरा सबक सिखाया है। तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल समस्याओं को हल करने में नहीं,
बल्कि उनसे सीखने और दूसरों को सिखाने में भी है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारा ये कथन कि कुछ लोगों का स्वभाव कुत्ते की दुम की तरह होता है, बिल्कुल सत्य है। हमें ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हर किसी को बदलना हमारे वश में नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगानी चाहिए जो संभव हो और जिनसे समाज का भला हो। उस दिन के बाद कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी कहावत और भी प्रसिद्ध हो गई और लोग इसे बीरबल की बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ने लगे। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि वे न केवल हाजिर जवाब और चतुर थे, बल्कि एक गहरे विचारक और जीवन के कुशल पारखी भी थे। प्रकृति के नियम, कुछ चीजें प्राकृतिक रूप से जैसी होती हैं, उन्हें बदलना असंभव होता है। हमें प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव, कुछ लोगों का मूल स्वभाव बदलना अत्यंत कठिन या असंभव होता है। बाहरी प्रयास या दबाव केवल अस्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। सीमितता की स्वीकृति, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम हर चीज को नहीं बदल सकते। अपनी ऊर्जा और संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। असफलता से सीखना, हर प्रयास, चाहे वो सफल हो या असफल, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं। गहरी अंतर्दृष्टि, बीरबल ने एक साधारण सी घटना में भी गहरी अंतर्दृष्टि और जीवन का दर्शन खोज लिया। कुत्ते की दुम सीधी करना कि यह कहानी बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण है। यह दर्शाती है कि कैसे वे सबसे असामान्य और असंभव लगने वाली चुनौतियों का भी सामना करते थे और उनसे भी कोई न कोई महत्वपूर्ण सीख निकाल लेते थे। ये कहानी हमें यथार्थवादी होने और मानवीय स्वभाव की जटिलताओं को समझने की प्रेरणा देती है। आगरा का किला शांत था। दोपहर के समय महल के फव्वारे धीमे धीमे बह रहे थे और राजदरबार उस दिन कुछ खाली सा लग रहा था। सम्राट अकबर सिंहासन पर बैठे हुए थे, लेकिन उनका मन विचलित था। उनके माथे पर हल्की लकीरें थी, मानो कुछ गूढ़ सोच रहे हों। जहां पनाह, एक सेवक ने धीरे से आकर कहा, बीरबल दरबार में उपस्थित है। अकबर ने हाथ उठाकर इशारा किया, उन्हें भेज दो। बीरबल, जो हमेशा मुस्कान और आत्मविश्वास के साथ चलते थे, अंदर आए और झुककर सलाम किया। आओ बीरबल, अकबर बोले, तुम्हारे बिना दरबार भी सूना लगता है। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, आपकी सेवा में रहना ही मेरा सौभाग्य है। आज मैं तुमसे कुछ अलग चाहता हूं। बीरबल, अकबर गंभीर स्वर में बोले, मुझे लगता है कि कोई मेरी बातों को ही मेरे खिलाफ प्रयोग कर सकता है। क्या ऐसा कभी हो सकता है? बीरबल ने सिर झुकाया। अगर बातों में चतुराई न हो तो हाथ जहां पनाह। शब्द तो तलवार की तरह होते हैं, चलाने वाले पर ही पलट सकते हैं। अकबर ने आंखें तरेरी, मतलब अगर मैं कुछ कह दूं तो तुम चाहो तो मेरी ही बात से मुझे मात दे सकते हो? बीरबल झुके, अगर आपकी आज्ञा हो तो हां। अकबर मुस्कराए। यही तो वे चाहते थे। अगले दिन दरबार पूरी भव्यता के साथ सजा। राजदरबारियों की कतारें थी। आमजन भी विशेष अवसर के कारण आमंत्रित थे। अकबर ने सबके सामने घोषणा की, आज मैं बीरबल को एक सार्वजनिक चुनौती देता हूं। मैं जो भी कहूंगा, बीरबल उसी के आधार पर मुझे मेरी ही बातों में उलझा कर दिखाएंगे। दरबारी कानाफूसी करने लगे। ये क्या अनोखी बात थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए झुककर कहा, मैं तैयार हूं, जहां पनाह। अकबर ने कहा, ठीक है, मेरी पहली बात, जो राजा कहे वही सत्य होता है। अब इस बात को लेकर मुझे मेरी ही बातों में फंसाओ, बीरबल। बीरबल ने बिना एक क्षण गवाए कहा, जहां पनाह, आपने अभी कहा कि जो राजा कहे वही सत्य होता है, तो यदि आप कहें कि बीरबल झूठा है तब भी यह सत्य होगा? अकबर चौंक गए। हां, क्योंकि राजा ने कहा। बीरबल मुस्कुराए, तो अगर मैं कहूं कि राजा गलत कह रहे हैं तब? अकबर बोले, तो तुम झूठ बोल रहे होगे। बीरबल आगे बढ़े, लेकिन अगर राजा झूठ कह रहा हो और बीरबल सत्य, तो क्या राजा का झूठ भी सत्य हो जाएगा?
अकबर एक पल को चुप रहे। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर बीरबल बोले, जहांपनाह, सत्य को राजा की इच्छा पर निर्भर करना सत्य के मूल स्वरूप का अपमान है। सत्य सत्य है, वो किसी पद या व्यक्ति का मोहताज नहीं। दरबार में एक साथ वाहवाह की ध्वनि गूंजी। अकबर ने हंसते हुए ताली बजाई। बीरबल, तुमने पहली बात में ही मुझे उलझा दिया। अकबर को अब मजा आने लगा था। उन्होंने कहा, बीरबल, एक नई बात। राजा जो करता है वो प्रजा की भलाई के लिए होता है। अब बताओ, क्या इसमें मुझे उलझा सकते हो? बीरबल ने कुछ क्षण आंखें बंद की और बोले, एक कहानी से उत्तर दूंगा। जहांपनाह, एक बार एक राजा ने घोषणा की कि हर गांव से एक बकरी दरबार को दी जाए। ये भेंट नहीं, आदेश था। लेकिन एक गांव में गरीब किसानों के पास सिर्फ एक एक बकरी थी। राजा के सिपाही आए और जबरन बकरियां ले गए। किसानों ने कहा, हमारे बच्चों का दूध छीन लिया गया। राजा ने कहा, यह प्रजा की भलाई के लिए है। कुछ महीनों बाद पता चला कि इन बकरियों को शाही रसोई में पकवाकर दरबार में भोज हुआ। राजा ने कहा, प्रजा की मेहनत से राजा ताकतवर बनता है, तभी वो उनकी रक्षा कर सकता है। बीरबल रुके। अब बताइए जहांपनाह, क्या ये प्रजा की भलाई थी या राजा की तृप्ति? अकबर ने गहरी सांस ली। कहानी में गहरा अर्थ है बीरबल। अगर राजा का हर काम प्रजा की भलाई के नाम पर हो, लेकिन उसमें जनहित नहीं हो, तो वो बात भी उसी राजा की कही बात से पलटी लगती है। अकबर मुस्कराए। एक बार फिर मेरी बातों को मेरी ही दीवार बना दिया, बीरबल। अब अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, अब अंतिम बात कहता हूं। बीरबल कभी गलत नहीं हो सकता। अब मुझे इस बात में उलझा कर दिखाओ। सभी दरबारी चौंक गए। ये तो बीरबल की प्रशंसा थी, इसमें फंसाना कैसा? बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, जहांपनाह, अगर आप कहें कि बीरबल कभी गलत नहीं हो सकता, तो यह राजा की बात हुई। और अगर बीरबल कहें कि राजा इस बार गलत कह रहे हैं, तो क्या यह भी गलत होगा? अकबर ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन रुक गए। बीरबल बोले, यदि बीरबल कहे कि वो गलत हो सकता है, तो वो अपने ऊपर संदेह जता रहा है। लेकिन राजा कह रहे हैं वो गलत नहीं हो सकता, तो दो विरोधी सत्य हो गए। तो इसका अर्थ हुआ, या तो राजा की बात गलत है या बीरबल का आत्मविश्लेषण। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। अकबर ने धीरे से कहा, तो तुम कहना चाहते हो कि मेरी इस बात में ही विरोधाभास है? बीरबल झुके। जहांपनाह, यही तो आपकी बातों में आपको फंसाने का कमाल है। दरबार में हंसी, ताली और प्रशंसा की आवाजें गूंजने लगी। सभी दरबारी दंग थे। बीरबल ने अपनी चतुराई से सम्राट की तीनों बातों को उन्हीं के खिलाफ प्रयोग किया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुमने न सिर्फ मेरी चुनौती स्वीकार की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि शब्दों से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, एक राजा को उसकी बातों में भी न्याय दिखना चाहिए, और वही आपके जैसे सम्राट को महान बनाता है। अकबर उठ खड़े हुए और बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, आज तुमने मुझे मेरी ही बातों में घुमा दिया, लेकिन इस घुमाव में मुझे नया ज्ञान मिला। मैं अब जान गया हूं, जो बात बोली जाती है वो सच्चाई से बड़ी नहीं हो सकती। और बीरबल, तुम सच्चाई के सबसे बड़े रक्षक हो। सूरज की पहली किरणें लाल किले की दीवारों पर फैल चुकी थी। आगरा का राजमहल गुलाबों की भीनी सुगंध से महक रहा था, लेकिन सम्राट अकबर का मन उस दिन विचलित था। वे अपने राज सिंहासन पर बैठे सोच में डूबे हुए थे। चारों ओर की भव्यता और दरबार की शोभा भी उनके चेहरे की चिंता को मिटा न सकी। कई दिनों से अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के विद्वान आकर बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा करते जा रहे थे। एक दिन दरबार में एक राजदूत ने कहा, जहांपनाह, आपके दरबार में तो बीरबल ही सबसे चतुर है, उन्हें कोई नहीं हरा सकता। ये बात अकबर को चुभ गई। वो बीरबल से प्रेम तो करते थे, लेकिन उनका स्वाभिमान भी जाग उठा। क्या सच में बीरबल को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता?
अकबर ने स्वयं से पूछा। अगले दिन उन्होंने तय किया, आज वो बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जो ना सिर्फ कठिन होगी बल्कि इतनी उलझी हुई होगी कि बीरबल को भी हार माननी पड़े। दरबार सजाया गया। सभी प्रमुख दरबारी, मंत्रीगण और आमजन सभा में उपस्थित थे। सम्राट अकबर ने गंभीर मुद्रा में कहा, आज मैं बीरबल के सामने एक शर्त रखता हूं, एक ऐसी चुनौती जो अब तक के सभी प्रश्नों से कठिन है। अगर बीरबल इसे हल कर पाए तो मैं उन्हें दरबार का सर्वोच्च सम्मान दूंगा, लेकिन अगर वे असफल रहे तो उन्हें 7 दिन के लिए राज दरबार से दूर रहना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हें 7 दिन के अंदर वो व्यक्ति खोजकर मेरे सामने लाना है जो 1. गरीब भी है और अमीर भी, 2. मूर्ख भी है और ज्ञानी भी, 3. दुष्ट भी है और सज्जन भी, 4. मरा हुआ भी है और जीवित भी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी बीरबल की ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इस बार बीरबल फंस चुके हैं। ये कोई पहेली नहीं, ये तो असंभव है। बीरबल शांत रहे। उन्होंने सम्राट की ओर देखा, मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, मुझे 7 दिन की अनुमति दीजिए। स्वीकृत है, अकबर ने कहा। बीरबल अगले ही दिन राजधानी से बाहर निकल पड़े। उन्होंने सोचा कि इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ पुस्तकों या बुद्धि से नहीं बल्कि अनुभव से मिलेगा। वे गांव-गांव, गली-गली घूमते रहे। वे किसानों से मिले, व्यापारियों से बात की, साधु संतों से मुलाकात की। 5 दिन बीत चुके थे। बीरबल को अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला था जो उन सभी विरोधाभासों को समेटे हो। 6वें दिन एक सुनसान रास्ते पर चलते हुए उन्हें एक टूटी सी झोपड़ी दिखाई दी। वहां से करहाने की आवाज आ रही थी। बीरबल झोपड़ी के पास पहुंचे और अंदर देखा। एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर पड़ा था, शरीर पर चिथड़े, आंखों में आंसू। बीरबल ने पूछा, बाबा, क्या आप बीमार हैं? बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, पेट में बहुत दर्द है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं। बीरबल ने तुरंत अपने थैले से रोटी निकाली और उन्हें दी। बूढ़े ने जैसे ही खाया, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, तू देवता है, आज तूने मुझे जीवन दान दिया। बीरबल उस व्यक्ति को गौर से देख रहे थे। उनकी आंखों में हल्की चमक थी, मानो उन्हें अपनी शर्त का उत्तर मिल गया हो। बीरबल ने उस वृद्ध से कई सवाल पूछे। उन्होंने जाना कि वो कभी बहुत अमीर जमींदार था, लेकिन जुए और शराब की लत ने सब कुछ छीन लिया। अब वो एक झोपड़ी में अकेला पड़ा था, लेकिन जब वो बोलता था तो ज्ञान की गहराई झलकती थी। बाबा, एक बात बताओ, बीरबल बोले, क्या तुमने कभी किसी का बुरा किया है? वृद्ध ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैंने अपने नौकरों को मारा, अपने भाइयों को धोखा दिया, मैं पापी हूं। फिर उन्होंने सिर उठाया और कहा, लेकिन आज मैं पछताता हूं। हर रात ईश्वर से क्षमा मांगता हूं। अब मैं किसी चींटी को भी नहीं कुचलता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपको सम्राट अकबर से मिलवाना है। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, मैं, एक भिखारी? बीरबल बोले, हां, आप ही मेरे उत्तर हैं। 7वें दिन बीरबल दरबार में लौटे। उनके साथ वही वृद्ध झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति था। दरबारियों ने मजाक में फुसफुसाना शुरू कर दिया। बीरबल ने भिखारी को उत्तर बनाया है, अब की बार तो वो हार जाएगा। अकबर सिंहासन पर बैठे मुस्करा रहे थे। उन्होंने कहा, तो बीरबल, क्या तुम मेरी शर्त पूरी कर पाए? बीरबल बोले, जहां पनाह, यही वो व्यक्ति है जिसकी खोज आपने मुझे दी थी। अकबर ने भौहें चढ़ाई, ये एक बूढ़ा भिखारी? बीरबल बोले, हां जहां पनाह, और वो सभी 4 विरोधाभासों का उत्तर है। सुनिए, 1, ये गरीब है, इसके पास तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं, लेकिन ये अमीर भी है, क्योंकि इसका अनुभव और ज्ञान किसी खजाने से कम नहीं। 2, ये मूर्ख है, क्योंकि जुए और शराब में सब कुछ खो बैठा।
लेकिन ये ज्ञानी भी है, क्योंकि आज ये पछताता है और दूसरों को सच्चाई सिखा सकता है। 3, ये दुष्ट रहा है। इसने अपने नौकरों को मारा, अपनों को धोखा दिया। लेकिन आज ये सज्जन है, क्योंकि ये पश्चाताप कर रहा है, क्षमा मांग रहा है। 4, ये मरा हुआ भी है। इसका भूतकाल, इसका स्वाभिमान, उसकी संपत्ति सब खत्म हो चुका है। लेकिन ये जीवित भी है। इसका पश्चाताप, इसका अनुभव और इसका अंतर्मन अब भी जिंदा है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सम्राट अकबर खड़े हुए और उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। कमाल कर दिया बीरबल, ये उत्तर तो सिर्फ बुद्धि से नहीं, हृदय से निकला है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, जो शर्त कठिन हो, उसका उत्तर किताबों में नहीं, जीवन में मिलता है। अकबर ने उस वृद्ध को सोने का वस्त्र और सम्मान दिया। उन्होंने दरबारियों से कहा, हम सबको इस वृद्ध से सीख लेनी चाहिए कि जीवन हर समय बदल सकता है और सच्चा ज्ञान अनुभव से आता है। बीरबल को दरबार का महाचिंतक घोषित किया गया और उन्हें एक विशेष राजमुकुट प्रदान किया गया, जो केवल वही पहन सकता था जिसने असंभव को संभव कर दिखाया हो। उस दिन बीरबल की बुद्धिमानी नहीं, बल्कि उनकी करुणा ने जीत दर्ज की। उन्होंने साबित कर दिया, सबसे कठिन शर्त को भी जीतने के लिए सिर्फ चतुराई नहीं, बल्कि गहराई चाहिए।